प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को किया रवाना। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने रांची में विद्यार्थियों को दिया विकसित भारत का मंत्र। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने लंदन में यूके की मंत्री सीमा मल्होत्रा के साथ की वार्ता। शिक्षा, कौशल विकास और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य योजना बनाने पर बनी सहमति। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में वसंत पंचमी की धूम। मां सरस्वती की पूजा में भक्त लीन। शैक्षणिक संस्थानों में भव्य पंडाल में विराजी मां शारदे। उत्साह का माहौल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जनता को समर्पित किया। साथ ही रेल संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं विकसित भारत में निर्माण में सहायक सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री लगभग 250 करोड़ रुपए की बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में रेल, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अहम योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड और ऋण वितरित करेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और छोटे व्यापारियों को सहारा मिलेगा। रेलवेज की तरफ से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तैयारी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के जो अपनी प्रतिबद्धता है उसके प्रति संकल्पित है और विकसित भारत एट 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार न्यू टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है। नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने पर जोर दिया जा रहा है और हमारी पूरी रणनीति ये है कि हम यात्रियों को एक नए प्रकार के ट्रेवल की सुविधा प्रदान कर सके जो न सिर्फ कंफर्टेबल हो, न सिर्फ सेफ हो, बल्कि बहुत ही अच्छी हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा केवल विकास योजनाओं के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला होगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने यहां पर निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में जब मंच से विकास योजनाओं की घोषणा की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि केरल की राजनीतिक भविष्य की भी नई दिशा तय होगी। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले तक झारखंड समेत देश भर में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। श्री शाह ने झारखंड के सारंडा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सहित 15 नक्सलियों के मारे जाने पर सुरक्षा बलों का उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि हिंसा, आतंक और हथियारों से जोड़ने वाली विचारधारा को छोड़ विकास और विश्वास की मुख्य धारा से जुड़े। गौरतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुख्यात इनामी नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर अनल उर्फ पतिराम मांझी समेत 15 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद देर शाम पुलिस मुख्यालय में सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह और आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज एस ने बताया कि ऑपरेशन मेधाबुरु के तहत सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि किरीबुरु थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस अभियान में 209 कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने शीर्ष माओवादी नेता समेत 15 माओवादियों को मार गिराया। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार समेत अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। बहुत सारा इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिसका विवरणी कुछ हम बताना चाहेंगे। एक तो है कि गिरिडीह में होमगार्ड का जो
आर्मरी था उसमें लूटा गया था लगभग 183 राइफल और अन्य अम्युनिशन भी, उसमें भी ये शामिल था। और बेलवा घाटी में नरसंहार हुआ था 2005 में, उसमें ये शामिल था। और कासमहल में जो सीएसएफ का कैंप था जो बोकारो में, उसमें अटैक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। और कई इस तरह का घटना है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसके अलावे आप देखे जाएंगे तो 2022 से लेकर 2025 अभी तक जो जितना भी हमारा साथी का जो ऑपरेशन के दौरान आईईडी के माध्यम से नुकसान वगैरह हुआ है या कई घटना किए हैं, वो सब में इनको महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए इनका पूरा दस्ता का न्यूट्रलाइज करना झारखंड पुलिस और सीआरपी का एक बड़ा सफल अभियान है। मैं समझता हूं कि इसी अभियान के बाद और भी जो बच्चा कुछा नक्सली है उनका मनोबल और समर्थ उठा है। पूरा उम्मीद है कि हम लोग इस टारगेट के लेके चल रहे हैं, जो उसी टारगेट के अंदर जो झारखंड को नक्सल मुक्त कराने में हम लोग सफल रहेंगे। देखिए, जैसा मैं बताया कि सिर्फ 40 से 50 लोग बचे रह गए हैं और पूरे के पूरे अगर झारखंड की बात हम लोग करते हैं तो पूरे झारखंड में भी उस 40 को छोड़ दें या 50 को छोड़ दें तो मुश्किल से 10 लोग बचे हैं। तो पूरा झारखंड में भी अगर चाईबासा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही थाना अफेक्टेड रह गया है। एक समय ऐसा हुआ करता है जिसमें चाईबासा में 14 थाने अफेक्टेड हुआ करते थे, लेकिन उस क्षेत्र में जहाँ पर की प्रेजेंस है वहाँ पर निश्चित रूप से आईडीज लगा हुआ है। तो हम लोग फोर्सेज उसके लिए तैयारी करके धीरे धीरे करके थोड़ा स्लो जरूर चल रहे हैं उसके कारण, लेकिन उसके कारण हम लोग का जो गोल है फिर भी हम लोग अचीव करेंगे। आईडी से थोड़ा रिस्क जरूर है, तो हम लोग स्लो जरूर चल रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम लोग जो छोटा सा एरिया बचा हो उसको भी नक्सल मुक्त। केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी कर दी है। यह चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। लंबे समय से रुकी जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। 1 अप्रैल से शुरू हो रही जनगणना 2027 के पहले चरण में घरों की सूची तैयार करने का अभियान चलेगा। 30 सितंबर के बीच प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इस कार्य को पूरा करना है और इस दौरान नागरिकों से 33 सवाल पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रश्नावली की अधिसूचना जारी कर दी है। सर्वेक्षण के दौरान जनगणना अधिकारी घर के स्वामित्व की स्थिति, घर के उपयोग, फर्श और छत में प्रयुक्त सामग्री का प्रकार, कमरों की संख्या तथा परिवार के मुखिया के लिंग के बारे में जानकारी मांगेंगे और इसके बाद अधिकारी घर के उपयोग, उसकी स्थिति और सदस्यों की संख्या के बारे में सवाल पूछेंगे। नागरिकों से उनके घरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की भी जानकारी लेंगे और इसमें लोगों से पीने के पानी का मुख्य स्रोत, रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता तथा प्रकार, अपशिष्ट जल निकासी, स्नान सुविधा और रसोई की उपलब्धता, एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन तथा खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य ईंधन के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। जनगणना कर्मी रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स, वाहनों के प्रकार, घर में उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज और जनगणना संबंधी संचार के लिए मोबाइल नंबर की भी जानकारी मांगेंगे। नागरिकों के पास 30 दिनों के गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में स्व गणना करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। अप्रैल से सितंबर तक घरों का सूचीकरण और आवास जनगणना और फरवरी 2027 में व्यक्तियों की गणना होगी। अपने लंदन दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूनाइटेड किंगडम की मंत्री सीमा मल्होत्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास, उत्तरदायी खनन, जलवायु परिवर्तन और संस्कृति के क्षेत्रों में झारखंड यूके सहयोग को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। यूके ने मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप और शेवनिंग स्कॉलरशिप की सराहना करते हुए इन्हें भारत यूके साझेदारी का प्रभावी उदाहरण बताया, जिनसे अब तक 100 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। बैठक में जस्ट ट्रांजिशन, क्रिटिकल मिनरल्स, शैक्षणिक और शोध सहयोग तथा झारखंड के मेगालिथ स्थलों के संरक्षण पर सहयोग पर सहमति बनी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज रांची के सीसीएल सभागार में विद्यार्थियों के साथ विकसित भारत 2047 पर विचार विमर्श किए। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा
कि विकसित भारत की नींव युवाओं के हाथ में ही है। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तेजी से बढ़ेगी और बदलेगी, इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी लगातार सीखते रहना ही सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आपके लिए। उसके लिए जरूरी है आंख खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट माइंड खुला होना चाहिए। जो लड़ने की जो हंगर है वो आप में होनी चाहिए और आप किसी से भी सीख सकते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी हुई है जिसके हिसाब से ये प्रूव हुआ है कि हम सब के भी आसपास 10,000 ऐसे लोग हैं, 10,000 पीपल अराउंड अस, ऑल ऑफ अस, जिनमें कम से कम एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी खूबी है जिससे हम उनसे सीख सकते हैं। तो जो सीखने की जो हंगर है, सीखने की जो आपकी क्षमता है, वो कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि परफेक्शन इज ए मिराज, बट इफ यू चेंज परफेक्शन यू कैन कैच एक्सेलेंस। इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने रामगढ़ के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में आज पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है, सेना देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि मां छिन्नमस्तिका का दर्शन करने से उन्हें नई ऊर्जा मिली है। और अगर मां ने बुलाया तो हम फिर से आएंगे। सभी के लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे टेंपल में है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और मुझे इतने अच्छे दर्शन करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मेरी आशा है कि मैं फिर से यहाँ पर शाम की आरती जो आपने बताई है उसको आकर बैठकर उसका भी अनुपूर्ण करूँ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में एक सरकारी और एक निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से किया, जिसे राज्य मंत्री ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके अलावा डॉक्टर अंसारी ने मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पतालों में हाईटेक लैब स्थापित करने तथा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है। मौके पर स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में दिवंगत पढ़ा राजा सोमा मुंडा की पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि पढ़ा राजा की हत्या में संलिप्त मुख्य आरोपी का अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है और ये नहीं किया जाना चिंता का विषय है। जांच प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कोई जिसे कहा जाए कि इस घटना में सम्मिलित लोग कैसे पकड़ में आए, इस पर कोई कार्य दिखता नहीं है। तो पुलिस जो भी कार्य कर रही है वो मेन कल्प्रिट तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये आशंका है कि प्रशासन यहाँ खाना पूर्ति करके इस मामले को रफा दफा भी कर सकती है। तो इस तरह की बातें स्वाभाविक है, क्योंकि घटना घटी है, उसको पुलिस को इसका उद्भेदन करना चाहिए। नहीं, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में बोकारो जिला प्रशासन और जिला उद्योग केंद्र ने बड़ी पहल की है। केंद्र सरकार के रीचिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप कार्यक्रम के तहत कल एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और उन्हें सरकारी योजनाओं के माध्यम से बाजार की मुख्य धारा से जोड़ना है। बोकारो में महिला नेतृत्व वाले उद्यमियों का प्रोत्साहन के बैनर तले जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान DDC शताब्दी मजुमदार ने महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की गुणवत्ता देखकर
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि महिला और वित्तीय समर्थन देना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके। हम लोगों के डेली ऑन एन एवरेज 5 से 6 मीटिंग्स होते हैं। कई मीटिंग्स में हम लोगों के कुछ स्पेशल गेस्ट्स होते हैं जिनको हम लोग गिफ्ट करते हैं। अब वो गिफ्ट भी हम लोग कहीं ना कहीं से प्रोक्योर कर ही रहे हैं। तो आप जैसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग आपसे प्रोक्योर कर सकते हैं। बट ये सब तभी स्ट्रीमलाइन हो पाएगा जब हम लोग लगातार इसमें मीटिंग्स करते रहेंगे, कोऑर्डिनेशन करते रहेंगे क्या और आपके प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाएंगे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद ने स्वागत संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न MSME योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा, यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन और तकनीकी कौशल मिले तो वे बड़े व्यवसायों को भी सफलतापूर्वक संचालित कर सकती हैं। कार्यशाला रैंप जो योजना है भारत सरकार का, उसके तहत आयोजित किया गया है। इसमें हम लोग उस तरह के महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट को देश विदेश में बेचना चाहते हैं, चाहे और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको हम लोग किस तरह हैंड होल्डिंग करें, उनके प्रोडक्ट को किस तरह दूसरे देशों में निर्यात करें, उसके बारे में हम लोगों ने आज जानकारी दिया है। रैंप कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यशाला ने बोकारो की महिलाओं में उद्यमिता के प्रति एक नया विश्वास जगाया है। जिला प्रशासन के सहयोग और महिलाओं की नई सोच निश्चित रूप से जिले को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगी। डीडी न्यूज के लिए बोकारो से ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म से देश में ढांचागत संरचना के विकास को गति मिली है। गुजरात के धोलेरा SIR प्रोजेक्ट को भी प्रगति समीक्षा में गति मिली है। गुजरात के धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धौलेरा SIR को भारत का सबसे महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट माना जाता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये अहम नोड आज जिस तेजी से जमीन पर आकार ले सका, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा प्रगति के तहत समीक्षा। तो आइए जानते हैं धौलेरा SIR के लिए प्रगति रिव्यू क्यों इतना अहम रहा। धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भारत का स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट माना जाता है। ये परियोजना विशेष रूप से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक अहम नोड है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और अर्बन लिविंग का एक ग्लोबल हब बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट जितना महत्वाकांक्षी है, उतना ही चुनौतियां इसके पूरा होने में आई। धोलेरा एक बहुत ही बड़ा विस्तार है जिसमें कि 920 स्क्वायर किलोमीटर जितना विस्तार है। अभी उसमें से फर्स्ट फेज में 22 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया हमने डेवलप किया है। उसमें हमारे पास किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सब तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में बिजली की आपूर्ति है, पानी की आपूर्ति है, पानी को संशोधन करने के जो STP CTP प्लांट्स हैं वो हैं। इस परियोजना का कुल क्षेत्रफल 920 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें प्रमुख आकर्षण इसका 22.5 वर्ग किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया है। यहाँ पर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवेज, ICT पहले से तैयार की जा चुकी हैं, जिससे उद्योग बिना किसी देरी के अपनी यूनिट्स स्थापित कर सकते हैं। धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास में सबसे बड़ी चुनौती थी भूमि हस्तांतरण, कनेक्टिविटी, फ्लड प्रोटेक्शन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जटिल समस्याओं का समाधान। इन मुद्दों को समय पर हल करने और निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति प्लेटफॉर्म पर परियोजना की समीक्षा की गई। इस समीक्षा ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया और सभी अड़चनों का समय सीमा के भीतर समाधान निकाला गया। प्रगति की सख्त निगरानी के परिणाम स्वरूप भूमि हस्तांतरण के मामले सुलझाए गए, टाउन प्लानिंग स्कीम्स को अंतिम रूप दिया गया, बाढ़ सुरक्षा, रेल कनेक्टिविटी और पावर ट्रांसमिशन लाइनों पर तेजी से काम किया गया। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल नेटवर्क से जुड़े विवाद भी सुलझाए गए।
और इन सभी प्रयासों के कारण धोलेरा एक्टिवेशन एरिया में 100% भौतिक प्रगति हासिल की गई। अब धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जैसे हाईटेक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कृतज्ञ राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर नमन कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय नेताजी की जयंती पर आज से 25 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन पराक्रम दिवस के रूप में करेगा। तारीख 23 जनवरी 1897। ये महज एक तारीख नहीं बल्कि वो ऐतिहासिक दिन है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि उस शानदार शख्सियत का मजबूत जज्बा था जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की सालों से हिंदुस्तान की जमीन में दबी जड़ों को उखाड़ फेंकने और भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए युवाओं से इकट्ठा होने की जोरदार और मजबूत अपील की। दिल्ली चलो और जय हिंद, इन नारों ने युवाओं की एक फौलादी फौज फिरंगियों के सामने मजबूत दीवार की तरह खड़ी कर दी थी। हिंदुस्तान का हीरो जिसने अंग्रेजी सरकार से न सिर्फ लोहा लिया बल्कि अंग्रेजों के माथे पर पसीना ला दिया। आप समझ ही गए होंगे, आज का दिन हिंदुस्तान के रियल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिलता है। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं हैं। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और देश को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज की जनरेशन और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं, जो 200 सालों से भी ज्यादा समय तक गुलामी की जंजीरों में बंधी भारत की बेड़ियों को काटने के लिए जिस अग्निपथ पर निकले, उस मिशन ने अंग्रेजों के मजबूत हौसलों की हवा निकालने का काम किया। बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की न सिर्फ स्थापना की, उसे संगठित किया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जर्मनी और जापान जैसे देशों से मदद मांगी और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ, लेकिन नेताजी की मौत का सही कारण का पता आज तक नहीं चल पाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाले राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिस्सों में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती के प्रकट्य दिवस के रूप में विशेष महत्व रखता है। प्रकृति और ज्ञान के संगम का पर्व बसंत पंचमी, प्रकृति का खिलना और नई फसल के आने का पर्व। बसंत पंचमी जो शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, ये दिन प्रकृति और ज्ञान के संगम को दर्शाता है। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है। इस दिन प्रकृति अपने नए रूप में खिल उठती है। चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से वातावरण में उत्साह और नवचेतना का संचार होता है। खासकर सरसों के पीले फूलों से लहलहाते खेत और पेड़ों पर खिले रंग बिरंगे फूल इस दिन की विशेषता होते हैं। मौसम सुहाना और खुशगवार भी बनता है, जो ठंड और गर्मी के बीच का
संतुलन देता है। बसंत पंचमी का पर्व केवल प्रकृति का स्वागत नहीं है, बल्कि ये देवी सरस्वती की पूजा का भी दिन है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या के साथ साथ कला, संगीत और बुद्धि का वरदान भी मिलता है। इस दिन लोग माँ शारदा का अनुष्ठान भी करते हैं। पीला रंग जो बसंत ऋतु का प्रतीक है, इस दिन के उत्सव का अहम हिस्सा है। पीले वस्त्र पहनना, पीले फूलों से देवी की पूजा करना और पीला प्रसाद अर्पित करना इस दिन की विशेष परंपराएं हैं। ये दिन ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा का दिन माना जाता है। खास बात ये है कि माघ महीने में पड़ने वाले बसंत पंचमी का दिन किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन माघ मेले में पड़ने वाला तीसरा बड़ा स्नान होता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन संगम का जल अमृत की समान लाभकारी हो जाता है। इसलिए प्रयागराज में साधु संत और आम लोग भी इस दिन आस्था की डुबकी जरूर लगाते हैं। बसंत पंचमी के साथ ही होली के पर्व की भी शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के बाद से ही पूरे देश में इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कड़कड़ाती ठंड के बाद बसंत ऋतु में प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बनती है। कई स्थानों पर पवित्र नदियों के तट और तीर्थ स्थलों पर बसंत मेला आयोजित होता है, जहाँ श्रद्धालु इस मौसम का आनंद लेते हुए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति, संस्कृति और धार्मिकता का अद्भुत संगम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। का माहौल है। खासकर शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वसंत पंचमी पर विशेषकर विद्यार्थी ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। इधर सरस्वती पूजा के मद्देनजर राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यालय की ओर से अलर्ट किया गया है। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की हिदायत दी गई है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। परेड में कुल 30 झांकियां शामिल होंगी, जो देश की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक गौरव को प्रदर्शित करेंगी। हर साल गणतंत्र दिवस परेड समारोह में कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड समारोह नई दिल्ली का कर्तव्य पथ, जहां दिखती है भारत की सांस्कृतिक विविधता, जहां दिखती है भारत की सैन्य शक्ति। यहां निकलने वाली झांकियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। पिछले एक दशक में यहां बदला है बहुत कुछ। जी हाँ, वर्ष 2014 के बाद से गणतंत्र दिवस की झांकियों में केवल सादगी और सांस्कृतिक प्रस्तुति से परिष्कृत और आध्यात्मिक स्वरूप की ओर बदलाव ही नहीं आया है, बल्कि उनके दृश्य भाव में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। लकड़ी और धातु जैसे बुनियादी उपकरणों से लेकर डिजिटल डिस्प्ले और उन्नत प्रकाश तकनीकों तक इस परिवर्तन ने झांकियों के अनुभव और प्रस्तुति को और बेहतर बनाया है। इनमें अब परंपरा के साथ प्रगति देखी जा सकती है, तो वहीं विरासत के साथ भविष्य का संयोजन भी बखूबी दिखता है। हाल के वर्षों में पर्यावरण अनुकूल झांकियां भी चर्चा का विषय बनी हैं। बांस, मिट्टी की ईंटें, पुनर्चक्रित प्लास्टिक और पुनर्चक्रित लकड़ी का उपयोग कर झांकियों को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। इससे भविष्य में इनके संरक्षण में मदद मिलती है और अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन किया जाता है। वर्षों से कई झांकियां स्थिरता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देती रही हैं। पिछले करीब एक दशक के दौरान इन झांकियों के निर्माण और प्रस्तुति में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला है। 2014 से पहले जोर ज्यादातर लोक संस्कृति, परंपरा और विरासत पर होता था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद से संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय नीतियां और विकास एजेंडा प्रमुख हुए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को किया रवाना। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने रांची में विद्यार्थियों को दिया विकसित भारत का मंत्र। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने लंदन में यूके की मंत्री सीमा मल्होत्रा के साथ की वार्ता। शिक्षा, कौशल विकास और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य योजना बनाने पर बनी सहमति। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में वसंत पंचमी की धूम। मां सरस्वती की पूजा में भक्त लीन। शैक्षणिक संस्थानों में भव्य पंडाल में विराजी मां शारदे, उत्साह का माहौल।